अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान सना ज़हीर। आज हम अपना प्रोग्राम लेके आए हैं नफ्सियाती मसाइल और उनका हल, जिसमें हम बात करेंगे ऑटिज़म के हवाले से। ऑटिज़म का शिकार जो लोग हैं, वो जो बच्चे हैं, जिनकी मदर्स हैं, जो जानना चाहते हैं कि ऑटिज़म के शिकार जो लोग हैं, वो अपनी ज़िंदगी किस तरह मुनफरिद अंदाज में गुजारते हैं, हम उनकी ज़िंदगी में आपको लिए चलते हैं और जानेंगे कि ऑटिज़म की क्या मुख्तलिफ टाइप्स हैं और हम अपने आप को कैसे बेहतर अंदाज में ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके अपने प्यारे ऑटिज़म से रिलेटेड जो है बातें जान सकें और इस बात को आगे शेयर कर सकें, तो हमारा प्रोग्राम आखिर तक ज़रूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे साथ मौजूद हैं मिस रवाल आगा, साइकोलॉजिस्ट, और हम उनसे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे ऑटिज़म के हवाले से। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक ठाक। अच्छा, जैसे कि आज हमारा टॉपिक है ऑटिज़म के हवाले से, हमारी पहले भी बात हुई थी, बिल्कुल। तो ऑटिज़म की थोड़ी सी छोटी सी डेफिनेशन वो लोग जो पहली दफ़ा सुन रहे हैं। ऑटिज्म बेसिकली एक न्यूरो डेवलपमेंटल हम्म। डिसऑर्डर है जो कि ऑटोस वर्ड से निकला है, जिसका हम्म। मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल। यानी सही। इन जो ऑटिज्म के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर बिल्कुल भी सेल्फ कंट्रोल नहीं होता। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, उनके बिहेवियर्स, उनकी कम्युनिकेशन बहुत डिफरेंट हो जाती हैं। तो इसलिए वो लोग जो जिनकी कम्युनिकेशन में इश्यूज आते हैं, बिहेवियरल इश्यूज आते हैं और साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से थोड़ा डिफरेंट होते हैं, तो हम उनको ऑटिज्म में कंसीडर करते हैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव के तौर पर देखते हुए। अच्छा, ऑटिज़म हमने जैसे पहले डिस्कस किया था, लो, मॉडरेट और इस तरह जो ऑटिज़म ही हमने डिस्कस किया था, लेकिन जैसा कि ऑटिज़म की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, वो क्या हैं? ऑटिज्म की जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो बेसिकली ऑटिज्म एक स्पेक्ट्रम है जिसके अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिसऑर्डर्स इंक्लूड होते हैं। जिस तरह आप एस्पर्जर सिंड्रोम कर लें, आप ऑटिज्म डिसऑर्डर कर लें, इसके अलावा रेट सिंड्रोम है, परवेसिव सिंड्रोम है, तो ये तमाम इसमें इंक्लूडेड होते हैं। अब ये जो टाइप्स हैं इनमें डिफरेंट काइंड ऑफ आप कह लें सिम्टम डिफरेंट होते हैं बच्चे के, जिसकी वजह से हम इनको अलहदा उसमें ऐड करते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन के जैसा रेट सिंड्रोम है तो ये स्पेसिफिक गर्ल्स में होता है। सही। अब वो गर्ल्स ऐसी कि इनकी हैंड मूवमेंट नहीं होती, आई मूवमेंट नहीं होती, ये बिल्कुल बैठे रहते हैं या इनको चलने में भी मसला होता है। और ये यानी ये सिर्फ फीमेल्स में होती है? फीमेल्स, गर्ल्स में, जस्ट गर्ल्स। अच्छा, ठीक है, तो इनकी ना कोऑर्डिनेशन नहीं होती बिल्कुल भी, डेवलपमेंटल डिले के साथ भी होते हैं, तो ये रेट सिंड्रोम में आते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आप कर लें ऑटिज्म डिसऑर्डर की बात इसमें, तो ऑटिज्म डिसऑर्डर क्या होता है कि इसमें कम्युनिकेशन नहीं होती बच्चे की, इसके अंदर ये सोशल लर्निंग नहीं कर पाते, इनका बिहेवियर एक्सट्रीमली स्वेयर होता है। इसको केनर सिंड्रोम के तौर पर भी कंसीडर किया जाता है। ठीक है, अगर अब बच्चे में आप देखें कि उसमें फिजिकली वो एक्टिव नहीं है या कम्युनिकेशन उस बच्चे की ठीक नहीं है, तो उसको हम फिर इसमें ऑटिज्म डिसऑर्डर के अंदर कंसीडर करेंगे। ये बहुत हाइपर एक्टिव फॉर्म होती है ऑटिज्म की, इसमें बच्चा स्वेयर लेवल ऑफ ऑटिज्म में से गुजर रहा होता है। आप कम्युनिकेशन, आप उनको बुलाते रहे, उनसे बात करते रहे, वो बिल्कुल आपको रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, जो ये वाले ऑटिज्म में फॉल करेंगे। इनकी अपनी एक दुनिया उन्होंने बनाई हुई होती है, उसके अंदर ये रहना पसंद करते हैं। फिर होता है परवेसिव सिंड्रोम। ओके, उसमें क्या होता है कि वो बच्चे होते हैं ना, उनकी डेवलपमेंटल डिलेज बहुत होते हैं, वो बिल्कुल सोशलाइज नहीं करते। ग्लोबल डेवलपमेंट डिले जिसे हम कहते हैं, वो थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव में आ जाता है, लेकिन इनकी डेवलपमेंटल जो स्टेजेस होती हैं वो कवर नहीं हो पाती, और इनका सोशल कम्युनिकेशन नहीं होती। ये टच और क्या कहते हैं आप, रोशनी वगैरह से भी थोड़ा सा वो खौफ खाते हैं कि हमारे सामने सेंसिटिव होते हैं ये। और ये जो हैं, आप लोग उनसे बात भी करें ना तो वो उनको रिस्पॉन्स नहीं करते, वो उनसे किनारा कशी इख्तियार करना ज्यादा पसंद करते हैं। अच्छा, वैसे इनका बिहेवियर सही होता है, सिर्फ ये चीजें आती हैं? बिहेवियर भी इनका थोड़ा सा मतलब सोशली एक्टिव नहीं होते, बस सिर्फ अगर उनको पता है कि उन्होंने अगर सैंडविच खाना है तो वो सैंडविच खाना है, बेशक सामने कुछ भी हो जाए, जी भूखे रह लेंगे लेकिन वही खाएंगे जी। फिर आते हैं एस्पर्जर सिंड्रोम। एस्पर्जर सिंड्रोम वो सिंड्रोम होता है कि जिसमें ये बड़ी मजे की टाइप है ऑटिज्म की। आपने कुछ सुना होगा कि यार ये जो पर्सन है ये ऑटिज्म का शिकार है, लेकिन पेंटिंग बहुत अच्छी करते हैं। सही। ये बच्चे वो होते हैं जो अपना काम खुद से करते हैं, इंटेलेक्चुअली बहुत हाई होते हैं, बट इनका जो लैकिंग आती है ना, वो आती है कम्युनिकेशन में। ठीक है, कम्युनिकेशन इन अ सेंस कि वो लोगों से अपनी बात समझा पाते हैं और समझने की सलाहियत नहीं होती इनमें।
यानी वो इंटरेक्ट नहीं कर पाते, उन्हें समझ नहीं आता कि लोगों को कैसे रिस्पॉन्ड कैसे करना है। ये पेंटिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं, इनके अंदर इनेट क्वालिटीज होती हैं, गॉड गिफ्टेड होते हैं ये। तो ये वो लोग होते हैं कि जिनके पास क्वालिटीज ऑफ वर्क बहुत ज्यादा होता है। ये अपना काम को खुद भी करना भी जानते हैं, लोगों से थोड़ा बहुत अपना मैसेज कन्वे करना भी जानते हैं, कम्युनिकेशन इनकी अच्छी होती है, और ये लोगों को डिस्टर्ब नहीं करते, ये खुद से अपना काम कर लेते हैं। होता इनको भी ऑटिज्म है, बट ये डिस्टर्ब नहीं करते अपनी सोसाइटी को। ये पता नहीं लगता, ये बड़ी आपने टफ बताई, ऑटिज्म की टाइप के पता ही ना लगे हमें। लोगों को बिहेवियर तो थोड़े चेंज होते हैं, लेकिन ये इतना अगर ये अपने ऊपर कंट्रोल कर लें ना, सेल्फ कंट्रोल कर लें, तो ये थोड़ा सा अपने आप को सोसाइटी के साथ मूव करवा सकते हैं। सही जी। अच्छा, हमने इतनी सारी जो ऑटिज्म की टाइप्स डिस्कस की, इसमें से सबसे ज़्यादा दुनिया भर में कौन सी कॉमन टाइप्स हैं? सबसे ज्यादा जो है तकरीबन हर एक लेवल पे, क्योंकि देखिए ऑटिज्म स्पेक्ट्रम है, अब इसको हम एक डिसऑर्डर पे कंसिस्ट नहीं कर सकते। ऑटिज्म के साथ इसके साथ और भी डिफरेंट चीजें हम ऐड कर हो जाती हैं, जिस तरह ADHD ऐड होता है, कुछ बच्चों में ADHD भी है, ऑटिज्म भी है, तो हम किसी को स्पेसिफिक नहीं कर सकते कि ये दुनिया में ज्यादा है। बट इसको कंजेक्टिवली अगर हम देखें, बार बार पेशेंट्स देखें, तो उसमें सिर्फ कॉमन यही होती है कि अगर हम इनको कहें कि इनकी कम्युनिकेशन नहीं होती, ये सोशल इंटरेक्ट नहीं करते, ये जो है लोगों से बात करना पसंद नहीं करते और अपनी बात समझा नहीं पाते, और इंटेलेक्चुअली थोड़े से अगर अप डाउन इनका चल रहा होता है, तो हम इनको कंप्लीट ऑटिज्म में ही लेते हैं। सही। अच्छा, पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में भी ये ग्रोइंग मसला है, अभी तक बहुत सारे जो लोग हैं, नाजरीन हैं, और जो जिनके पेरेंट्स हैं, बल्कि हम टीचर्स की बात करें, उनको भी नहीं पता। तो पाकिस्तान में कौन सी कॉमन टाइप है? पाकिस्तान में बेसिकली जो ऑटिज्म डिसऑर्डर है ना, ये पाया जाता है, जिसमें ये डेवलपमेंटल डिलेस भी हैं, इंटेलेक्चुअली डिसेबल भी हैं, क्योंकि आप जो मर्जी कर लें, वो बच्चे जो हैं आपसे बात नहीं कर पाएंगे, या वो आपके लेवल पे समझ नहीं पाएंगे, तो वो ऑटिज्म के उस लेवल में फॉल कर रहे होते हैं। तो ये पाकिस्तान में कॉमन है बहुत ज्यादा। और पाकिस्तान में अगर रेशो चेक की जाए ना, तो तकरीबन अभी तक 3,50,000 बच्चे ऑटिज्म का शिकार है। सिर्फ बच्चे, काफी बड़ी फिगर है ये। वो भी सिर्फ कि जिन्होंने अपना इलाज स्टार्ट करवाया है, जिन्होंने बात की है। उसके बाद एक और टाइप भी है ऑटिज्म की, जिसको हम कंसीडर करते हैं चाइल्ड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर। अब ये बहुत एक रेयर किस्म की चीज है। वो ये कि 2 साल तक की उम्र में तो बच्चा जो है ना, वो बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह रहता है, ग्रो कर रहा होता है, डेवलप कर रहा होता है, डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स भी अचीव कर रहा होता है। आफ्टर 2 years जो उसको बिहेवियर सिखाए जाते हैं, जो उसकी लर्निंग करवाई जाती है, वो उसको भूलना शुरू हो जाती है। अच्छा, वो सब भूल जाता है। आप उसको कुछ भी याद कराए ना, तो वो भूल जाएगा थोड़े टाइम, उस टाइम के लिए तो उसको वो याद होगा कि आपने क्या बात की, क्या याद कराया है, या एकेडमिकली मुझे क्या करवाया है, वो तो उसको याद होगा। लेकिन आफ्टर 30 minutes, आफ्टर 40 minutes, आफ्टर 1 hour वो भूल जाएगा उस चीज को। किस एज के बच्चों में ज्यादा होता है? आफ्टर 2 years नजर आना शुरू हो जाती हैं चीजें, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली बढ़ना शुरू, ग्रेजुअली बढ़ता है। पहले तो आपको लगता है कि शायद चलो कोई बात नहीं, मैं दोबारा पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा इस चीज देखते हूँ, लेकिन डेवलपमेंटल जब माइलस्टोन 2 years तक तो वो कम्प्लीटली अचीव करते हैं। 2 years के बाद जो है ना, वो थोड़ा सा मतलब अब ग्रेजुअली कम होना शुरू हो जाता है। फिर इनका एक रूटीन होता है, ये रूटीन पैटर्न होता है। अगर उन्होंने एक रास्ता है ना उनका, जिस रास्ते से वो स्कूल जाते हैं या अपने किसी सेंटर जा रहे हैं, थेरेपी के लिए जा रहे हैं, तो वो एक ही रास्ते से जाएंगे। अगर आप उनका रास्ता चेंज करेंगे तो उनका बिहेवियर में मतलब एक अजीब सा डिस्टर्बेंस आ जाएगी, वो अजीब बिहेव करना शुरू करेंगे, हैंड फ्लैपिंग होगी, फेस स्ट्रक्चर होता है इनका एक स्पेसिफिक, तो वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। अच्छा, फेस स्ट्रक्चर हमने डाउन सिंड्रोम में तो सुना है, ऑटिज्म में भी होता है? ऑटिज्म में उनके फेस का अपनी एक बनावट होती है। फॉर एग्जांपल कि कुछ बच्चे कुछ काम करते हुए अजीब से मुंह की शेप बनाते हैं, ठीक है, अजीब सा बात करते हैं, अजीब सा बोल रहे होते हैं, और कुछ होते हैं बिल्कुल स्टिल, नो इमोशंस उनके फेस पे शो ही नहीं करेंगे, वो यूं बैठे होंगे, यूं करके बिल्कुल सही। आप उनको इवन आप उनको पिंच करें या उनको कोई हर्ट भी कोई चीज करें ना, उनका फेस एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता। तो ये एक उनकी पहचान होती है सबसे बड़ी, कि ये कुछ भी अपने फेस पे शो नहीं करवाते। आप उनको कुछ भी कहें, उनके कुछ अगर पैटर्न्स पक्के भी हों या वो बहुत ज्यादा उनको उस पैटर्न में चल रहे हों, वो उसको पैटर्न को चेंज करना पसंद नहीं करते हैं। तो इसलिए अगर जैसे वो काम कर रहे हैं या कुछ गेम खेल रहे हैं, तो वो उनमें उनका एक हैंड पैटर्न डिफरेंट होता है, और ये सब चीजें होती हैं। अच्छा, जैसे कि आपने फिगर भी बताई अभी कि इतने सारे बच्चे, 3.5 लाख जो बच्चे ऑटिज्म का शिकार हैं, तो ये बताइए ग्रो क्यों कर रहा है? हालांकि हमारी जो है ज़िंदगी ग्लोबल विलेज बन रही है, हमारे पास नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, साइंस में इतनी ज़्यादा चेंजेस हो रही हैं, तो फिर उसके बावजूद ये बढ़ रहा है।
इसकी सबसे बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है आपने, और ये बहुत जरूरी है लोगों को जानना। लोग कहते हैं हमारी फैमिली में कोई ऐसा मसला नहीं। जेनेटिक्स पे हम बात करें, इसका फर्स्ट पहला फैक्टर तो आप लगा लें जेनेटिक्स। अगर आपकी फैमिली में कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर रन करा है, इसमें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में एंगर इश्यूज भी आते हैं। आपका अगर बच्चा फॉर एग्जांपल ADHD है, तो आप पहले ये चेक करें कि आपके जो मदर साइड है या फादर साइड है, जो भी फैमिली है, क्या उसमें किसी को एंगर इश्यू है। सही, ठीक है। उसके अलावा आपकी अपनी जो जेनेटिकली कोई भी कंडीशन है, किसी को भूलने की बीमारी है, आप देखते होंगे वो हमारी अम्मी थी ना, तो वो 80+ उन्होंने क्रॉस किया तो उनको तो वो भूल जाती थी चीजें। दिस इज नॉट कॉमन। ये आपके यहाँ बीमारी है। आपकी अगर जीन्स में रन करे कि हमारे फादर को भी यही मसला था, हमारी मदर को, जैसा लोग बात करते हैं कि वो तो भूल जाती हैं उनका, तो ये आपकी फैमिली में रन कर रहा हो, तो चांसेस है कि आपके बच्चों में भी ये चीज रन करे। अब जरूरी नहीं होता कि सिर्फ अगर उनको अल्जाइमर्स था आपकी मदर को और बच्चों में अल्जाइमर्स है। अल्जाइमर्स की एक एज होती है। होता ये कि कुछ इम्पेयरमेंट्स ऐसी होती हैं, ब्रेन इम्पेयरमेंट्स, कि जिसकी वजह से दूसरी इम्पेयरमेंट जब उनके साथ कनेक्ट करती हैं तो वो डिफरेंट डिसऑर्डर क्रिएट कर देती हैं जेनेटिकली। सेकंड आती है आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर। अच्छा, ये जो आपका अभी स्मोक चल रहा है, ये आपके लंग्स को, आपकी हेल्थ को, आपकी हर चीज को खराब कर रहा है। सही। इससे आपके जीन्स में, मतलब आपके ब्लड में जब ये चीज स्मोक और ये पोल्यूशन ऐड हो रही है, केमिकल्स ऐड हो रही हैं, जो आप दवाइयां खा रहे होते हैं, तो वो जब आप चीजें, ये स्मोक और ये चीजें ऐड हो रही होती हैं आपके ब्लड में, तो कहीं ना कहीं इम्पेयरमेंट स्टार्ट हो जाती है। ये बच्चों में जाके प्रॉब्लम करती है। जब आफ्टर कोविड, अब आपको मैं बताऊं, ये आफ्टर कोविड चीजें बहुत ज्यादा बढ़ी। 2019 के बाद से आप देखेंगे एक इंतहाई पीक देखने को मिला आपको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में। सही। अब क्या है कि उस टाइम भी एक्सपेक्टिंग मदर्स जितनी भी थी, उन्होंने वो फोन पे आ गई। अगर वो सूर्य रहमान या सूर्य यूसुफ सुन रही है, मोस्टली केसेस ऐसे है कि मैं तो अपना फोन इस्तेमाल ही नहीं करती थी, बस मैं फोन पे ये लगा लेती थी, मैं उससे सुनती भी थी, उसको देखती भी थी। ऑल टाइम आप बैठे हुए, आपकी कोई एक्टिविटी नहीं है, ठीक है, आप सिर्फ अपने ब्रेन से वो आवाज सुन रहे हैं या वो कलर्स, क्योंकि मोस्टली वीडियोस में कलर्स होते हैं, जब वो आप देख रहे हो तो आपके ब्रेन में फंक्शनिंग तो हो रही है, लेकिन फिजिकली आप मूव नहीं कर रहे, कि जिसकी वजह से आपका ब्रेन और बॉडी का जो सर्कुलेशन है वो एक सेट पैटर्न में आए। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ऐसे भी हैं। उसके अलावा आते हैं आपकी ओल्ड मैरिजेस या ओल्ड एज में कंसीव करना। अच्छा, इससे भी प्रॉब्लम, इससे भी ये सबसे बड़ी मसला होता है। अगर मदर की एज या जो है वो है 35+, 36, 37+, तो उसकी वजह से भी ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती है। अब लोग क्वेश्चन ये करते हैं कि जी वाकई भी तो है, जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं, यही बाहर के मुल्कों में तो वो करते ही शादी लेट है, शादी लेट करते हैं। आजकल का फैशन है 30-35 ईयर्स में शादी करते हैं। जाहिर सी बात है, कंसीव करते टाइम, प्लानिंग करते टाइम ही आपको 5-1 साल लग जाते हैं। तो 40 ईयर्स की एज में अगर वो उनका बेबी उन्होंने पैदा किया है या उन्होंने फैमिली प्लान किया है, तो उसमें वहां तो कोई साइकोलॉजिकल इशू नहीं। यहाँ क्यों होते हैं? पाकिस्तान या किसी भी ऐसी कंट्री में क्यों होते हैं? आपने कभी नोटिस किया है कि वो लेडीज जो कि फैमिली प्लानिंग के प्रोसेस से गुजर रही होती हैं या बाहर की लेडीज हैं, उनके पास वॉक करने का टाइम होता है, उनकी हेल्दी डाइट होती है, वो फोन का इस्तेमाल कम करती हैं। उससे क्या होता है कि उनकी एक सेट पैटर्न होता है। हमारा यहाँ क्या है, बिरयानी खा ली आज तो जाके लेट गए, आज पिज्जा खाने का दिल किया तो पिज्जा खा लिया, कल बर्गर खाने का दिल किया। हमारी डाइट बैलेंस नहीं है। सही। हमारी डाइट बैलेंस ना होने की वजह से भी हमारी बॉडी वीक रहती है। सही। हमारा स्लीप पैटर्न नहीं है। आजकल का फैशन ये है पूरी रात जागो, पूरा दिन सो, कि जब अल्लाह ताला ने, आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब आप पूरी रात जागते हो, दिन में सोते हो, शाम में उठते हो, तो आप लेथार्जिक फील करते हो, लेथार्जिक, आपका दिमाग ही नहीं चल रहा होता। और ये तो बहुत अच्छी बात की है जो मदर्स हैं, जो कि टू बी मदर्स हैं, उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी डाइट का ख्याल रखें, अपने पूरे रूटीन का ख्याल रखें। अच्छा, हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि हमने इतनी सारी टाइप्स डिस्कस की, लेकिन मदर्स हैं जो भी घर के फैमिली मेम्बर्स हैं आपके, और ख़ास तौर पे मैं कहूँगी दादा दादी, नाना नानी, आप लोग इस बात को समझें कि ऑटिज़म अब इस दुनिया में आ चुका है, पाकिस्तान में बहुत है, और अगर आपके बच्चे कुछ वियर्ड बिहेवियर कर रहे हैं तो आप प्लीज़ उस चीज़ को समझें और देखें कि कहीं ऑटिज़म की तरफ फॉल तो नहीं कर रहा है। तो वो कौन सी चीज़ें हैं? सबसे पहले तो उनके हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन नहीं होता। हैंड आपका
आपका वो आंखें कहीं होती हैं, काम वो कहीं कर रहे होते हैं, ब्रेन एंड हैंड कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा होता। अगर उन्होंने अपना पेट डॉग उठाना है ना तो वो उठाएंगे, उसको ना उनको एक प्रॉब्लम होती है कि एक सर्टन प्लेस पे ही रखना होगा उनको, जैसे लाइन बना के रखना। एक कबर्ड है, कबर्ड की मिडिल वाला पोर्शन है, उसमें मैंने अपना डॉग प्लेस करना है, या फॉर एग्जांपल कोई भी टॉय प्लेस करना है, फिर वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते। आप उनको बुलाओ, वो नीचे मुंह झुकेंगे और यूं एक्ट करेंगे। कुछ ऑटिज्म के बच्चे ऐसे भी होते हैं जो आई कांटेक्ट नहीं करते, ठीक है। अब उसकी रीजन क्या होती है कि ये बच्चे जो होते हैं ना बहुत ज्यादा अपने आप को फील करते हैं कि हम थोड़ा सिक्योर एनवायरनमेंट में रहें, इसलिए वो पीकाबू, आप देखते हैं कि ऑटिज्म के बच्चे पीकाबू बोल करते हैं, वो छुपने की कोशिश करते हैं। क्यों छुपने की कोशिश करते हैं? क्योंकि वो चाहता है सिक्योरिटी, ठीक है। आई कांटेक्ट नहीं होता, वो बिल्कुल मुंह नीचे करके बात करेंगे, फिर आप वर्बली भी नहीं होते वो मोस्टली, अगर उनकी क्योंकि ब्रेन डेवलपमेंटल डिले में चल रहा है तो फिर उनकी कोऑर्डिनेशन भी नहीं होती है, वो बोल भी नहीं सकते उस बात को। अगर उनको कुछ फील हो रहा है तो वो बोलेंगे भी नहीं, ठीक है। तो स्पीच डिले भी आएगा, कम्युनिकेशन भी आएगा, पर बिहेवियर सर्टेन पैटर्न्स होते हैं इनके। अब इसमें क्या होता है कि आप देखेंगे 1 से 1.5 साल तक का बच्चा, 6 महीने तो पता लग जाता है कि पर्सन जो है ऑटिज्म में फॉल कर रहा है, लेकिन 1.5 साल तक जब बच्चा खुद से अपने आप को कुछ करने के लिए विलिंग होता है, इसमें पता लगता है कि ये सेल्फ केयर नहीं होती इनके अंदर, बिल्कुल भी। इनको नहीं पता हो रहा होता कि कर क्या रहे हैं। ये किसी को चुटकी काट के चले जाएंगे, किसी को थप्पड़ मार के चले जाएंगे, इनको नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है। वो जस्ट उनको ये पता है मैंने कर दिया, मैंने एक्शन कर दिया। फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चे होते हैं कि जो ऑटिज्म के पैंट्स डाउन कर देते हैं अपनी, ठीक है, उनको नहीं पता कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। आपको फिर सिखाना पड़ता है उनको, टाइम बीइंग कि आपको सिखाना पड़ता है। उनका बिहेवियर नॉर्मल बच्चों से थोड़ा वियर्ड होता है, वो कम्युनिकेशन नहीं करते, वो अपनी जो टाइम बीइंग अपना जो सेल्फ केयर है उसको भी मलूज़े खातिर नहीं रखते। तो ये चीजें आती हैं उस बच्चे में जब आपको पता लगे कि आपका बच्चा 1.5 से 2 साल बहुत इंपॉर्टेंट उम्र है हम पेरेंट्स को देखने की कि हमारा बच्चा ऑटिज्म की तरफ तो नहीं जा रहा। बिल्कुल, अगर ये सर्टेन बिहेवियर्स को फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब उसमें कुछ गड़बड़ है। आप उसको असेसमेंट के लिए लेके आए, पहले तो उसको गाइड करें, अपने आप को, फैमिली को गाइड करें कि ये है इश्यूज, इस पे बात करें। अगर मदर को फील हो रहा है तो मदर बात करें, फादर को फील हो रहा है तो वो बाकी अपनी फैमिली मेंबर से बात करेंगे, मुझे मेरे बच्चे में ये गड़बड़ नजर आ रही है। सही। तो ये चीजें सामने होती हैं कि पेरेंट्स को थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है कि उनके बच्चे किस एज में या किस चीज में फॉल कर रहे हैं। सही। अच्छा, ये जो बच्चे हैं, हमने तो बच्चों की बात की, लेकिन ये ऑटिज्म जाहिर सी बात है कि पूरी जिंदगी रहने वाली चीज है, तो ये आगे क्या जॉब कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं? पहली बात तो ये है कि आपने वो क्वेश्चन जो किया उसमें ये है कि आफ्टर 11 ईयर्स जो मॉडरेट और जो मतलब आप कहें कि शुरू से जिन पे काम हो रहा है ऑटिज्म के बच्चों पे, वो 11 साल या 12 साल की उम्र के बाद ये ऑटिज्म फेड आउट होना शुरू होता है। जो इनके सर्टेन पैटर्न्स होते हैं, हैंड फ्लैपिंग, क्योंकि आप देखिए ना कि अगर एक बच्चे को 1.5 साल की उम्र से ही आप ऑटिज्म की थेरेपीज दिलवा रहे हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं, तो वो एक प्रॉपर पैटर्न बन जाता है। एक प्रॉपर एज लगती है, 8 से 9 साल लगते हैं कि उसको बिहेवियर सिखाने में। बेसिक्स बिहेवियर तो वो सीख जाता है जिससे लोगों के सोसाइटी में उठ बैठ सके। फिर ये 11-12 साल की उम्र में फेड आउट होना शुरू होता है, यानी कम होना शुरू होता है। अब उसमें डिफरेंट बिहेवियर्स तो चल रहे होते हैं, बट वो काम कर सकते हैं, वो जॉब कर सकते हैं, वो लोग जो है अपना कोई बिजनेस रन कर सकते हैं, छोटा मोटा कोई भी बिजनेस, शादी भी कर सकते हैं। बट द थिंग इज कि अगर फिर सोच समझ के फैसला करना चाहिए कि वो पर्सन उनको एक्सेप्ट करें, उनको चुने कि जो वाकई उनको हेल्प कर सके। माय नेम इज खान मूवी थी, उसमें भी यही प्रोसेस था कि उस पर्सन को, शाहरुख खान जिसमें रोल प्ले कर रहे थे, उनको ऑटिज्म था। उनकी अपनी फैमिली, उन्होंने मतलब उनकी शादी भी होती है, उनकी अपनी फैमिली होती है। बट द थिंग इज हमने बात की यहाँ फैक्टर्स की कि कौन से फैक्टर्स आप पे असरअंदाज होते हैं जिसकी वजह से ऑटिज्म क्रिएट होता है। तो उसमें क्या था कि आप जेनेटिकल बात की हमने, जेनेटिक्स में अगर आपकी ऑटिज्म हो रहा है, किसी को है, तो हो सकता है वो नेक्स्ट पर्सन में भी जाए। तो इसलिए थोड़ा सा इस चीज का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। बाकी ये है कि ये लोगों के साथ चल सकते हैं। जैसे अस्पर्जर सिंड्रोम की बात की, दे आर हाईली इंटेलेक्चुअल, इनके लिए एक वर्ड यूज है स्वांट्स, कि वो लोग ऐसे होते हैं जो होते तो ऑटिज्म के साथ हैं, बट उनके पास ऐसी इनेट क्वालिटीज होती हैं जिसको वो पॉलिश करके अपनी रोजमर्रा जिंदगी में अर्न भी कर सकते हैं, उठ भी बैठ भी सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। सही। अच्छा, ऑटिज्म के हवाले से आप लोगों ने काफ़ी कुछ जाना, ये कि हम उसे किस तरह डिटेक्ट भी कर सकते हैं, मगर बात ये है कि हम इसे किस तरह से क्योर कर सकते हैं और फैमिली जो है इसमें क्या किरदार अदा कर सकते हैं? ये आपने एक क्वेश्चन आपने वर्ड यूज किया, क्योर कर सकते हैं। ऑटिज्म मैनेजेबल है, क्योरेबल नहीं है। सही। ऑटिज्म बेसिकली न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, अगर ये होता बिहेवियर का इशू या पर्सनालिटी इशू होता तो हम उसको क्योर कर सकते थे। बट ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जिसमें ब्रेन की एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती
होती हैं। सही। जब वहाँ ब्रेन में ही इम्पेयरमेंट चल रही है, कुछ गड़बड़ चल रही है, जिसकी वजह से हम उसको सेट नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको मैनेज कर सकते हैं। हम इन बच्चों को सिखा सकते हैं कि आपने सोसाइटी में कैसे मूव करना है, कैसे रहना है। तो ये हमारा एक प्रोसेस है कि हम इस तरह से उनको सिखा सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं डिफरेंट थेरेपीज के जरिए। डिफरेंट आप उसमें डिफरेंट थेरेपीज आती हैं, जिसमें सबसे जरूरी होती है ABA, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। इसमें आप बिहेवियर सिखाते हैं, उसको अप्लाई करते हैं और उसके बाद बच्चे से उसका फीडबैक लेते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता प्रॉम्प्टिंग के थ्रू बच्चे को सिखाते हैं कि आपने किस तरह काम करना है। फिर इसमें आती है OT। ठीक है, OT थेरेपी क्या होता है? उसमें OT में होता है ये कि वो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जिसको आप प्रेशर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी एक्टिविटीज और उनके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं। उसके अलावा आप स्पीच थेरेपी कराते हैं, क्योंकि ऑटिज्म के बच्चे जो हैं वो स्पीच डिले का शिकार होते हैं। उनको स्पीच का इतना आइडिया नहीं होता कि हमने किस तरह से उसको मैनेज करना है, राइट। तो वो स्पीच की वजह से प्रॉब्लम का शिकार हो रहे होते हैं, तो उनको स्पीच थेरेपी कराने में उनको आसानी होती है। अब स्पीच कराने का मकसद ये है कि इसको हम थेरेपी में इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि जब बच्चे को बोलना आएगा ना, अपनी फीलिंग शेयर करना आएगी, तो उसके लिए बात को कन्वे करना, लोगों की बात समझना और अपनी समझाना बहुत आसान हो जाएगा। फिर सबसे जरूरी आती है फैमिली थेरेपी। सही। अब ये लोग मुझसे भी क्वेश्चन करते हैं कि वाई मैम कि फैमिली थेरेपी ही क्यों? तो जब ऑटिज्म होता है ना आपके घर के बच्चे को, तो बच्चे होते हैं सेंसिटिव और उनके साथ उनकी पूरी फैमिली कनेक्टेड होती है, चाहे वो नानी नाना दादा दादी पूरी फैमिली होती है। पहले तो वो यकीन नहीं कर रहे होते कि उनके बच्चे को कोई डिसऑर्डर है, वो ये समझते हैं कि दिमागी मसला है, ऐसा तो मेरे बच्चे के साथ हो ही नहीं सकता। तो उसको साइको एजुकेट करते हैं हम फैमिलीज को कि जी आपके वाकई इस चीज को एक्सेप्ट करें, इस चीज को आगे लेके चलें, आप इसको मैनेज करें, इसकी बेटरमेंट के लिए काम करें। तो फिर फैमिली थेरेपी जरूरी होती है। और फिर लास्ट पे आती है कि अगर बहुत स्वेयर है और बच्चे में ऑटिज्म, तो फिर मेडिकेशंस होती हैं, मेडिकेशंस करवाई जाती हैं। उसके बाद फिर ये मतलब मैनेज हो जाती हैं। मेडिसिन पहले देंगे, मेडिसिन देने के बाद फिर जब बच्चा थोड़ा सा नॉर्मल होगा तो उसके बाद हम थेरेपीज ज्वाइन करवाते हैं। ठीक है। अच्छा, ये आपने डिटेल्स जानी, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट प्रोग्राम्स में भी डिस्कस करेंगे। और ये है कि कोई एक पैगाम ऑटिज़म के पेरेंट्स के लिए, और जो हमारी इस फील्ड से वाबस्ता हैं, जो कि टीचर्स हैं और बाकी सारे लोग हैं जो ऑटिज़म वाले बच्चे देख रहे हैं, उनके लिए एक मैसेज तो ये है कि ऑटिज्म के बच्चे ना, ऑटिज्म बेसिकली कोई, अगर हम इसको डिसऑर्डर तो कहते हैं अपनी एक टर्म में, बट ये गॉड गिफ्टेड बच्चे होते हैं। आप किसी भी ऑटिज्म के बच्चे को देख लें, उसमें खुदा ने कोई ना कोई ऐसी सलाहियत जरूर भेजी होती है जिसकी वजह से वो लोगों में उठ बैठ सकते हैं, काम कर सकते हैं। और जिस तरह हमारे एक बहुत बड़े पेंटर है, वो भी ऑटिज्म का शिकार है। तो आप ये नहीं कह सकते इन बच्चों को कि ये बीमार हैं या ये सोसाइटी में मूव नहीं कर सकते। बस इनके ऊपर थोड़ा सा काम, आपको पता लग गया कि बच्चे में ऑटिज्म है, तो आप उसको बिहेवियरल असेसमेंट करवाएं, उसके बाद थेरेपीज कराएं, ताकि वो आगे बढ़ के कुछ अपने लिए कुछ कर सके, राइट। उसके अलावा टीचर्स के लिए ये है कि टीचर्स बाकी बच्चों को तो देखते हैं, बाकी बच्चे संभालना आसान होते हैं, लेकिन ऑटिज्म के बच्चे को पेशेंस के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ उनको लेकर चलना पड़ता है। आप उनको अगर जरा सा भी ऊंची आवाज में बात करेंगे ना, तो वो सहम जाएंगे, उनके अंदर जो स्किल्स होंगी ना वो कहीं ना कहीं दब जाएंगी। आप उन बच्चों की स्किल्स को पॉलिश करें, आप उनको असेस करें हर काम के साथ कि ये बच्चा क्या अच्छा कर सकता है। कुछ बच्चे होते हैं जिनकी पेंसिल ग्रिप बहुत अच्छी होती है, जो पेंटिंग बहुत अच्छी करते हैं या जो स्केचिंग बहुत अच्छी करते हैं। मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है कि स्वेयर लेवल ऑटिज्म की बच्ची, जिसको कुछ नहीं समझ आता, उसके सामने आप पिक्चर रख दो और वो पिक्चर पेंसिल से ड्रॉ कर देती है। सही। तो वो इतनी अच्छी है अपनी ड्राइंग में। सो आप उनकी किसी ना किसी चीज को देखें, उनको पॉलिश करना। हो सकता है कि आपका एक कदम, आपका एक स्टेप किसी बच्चे की जिंदगी को संवारने का काम कर सकता है, क्योंकि उस्ताद, एक टीचर बहुत बड़ा नाम होता है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, उस पे नस्लों का मुस्तकबिल डिपेंड कर रहा होता है। तो अगर टीचर उस बच्चे को देखेगा कि उसमें क्या चीज ऐसी है कि जो पॉलिश करके और बेहतर की जा सकती है, तो उसके पेरेंट्स से बात करें, उस बच्चे को समझाएं और अपनी तरफ से एफर्ट्स करें, क्योंकि ये सदका जारी है। अगर हम इनकी हेल्प करेंगे, इनके साथ काम करेंगे, तो अल्लाह ताला फिर अपने तरीके से नवाजता है। हमने डिस्कस किया डिटेल में ऑटिज्म के हवाले से। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो अभी तक नहीं जानते कि ऑटिज्म है क्या। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ही बेहतर गाइडेंस मिली होगी। और एक बात मैं कहना चाहूँगी, ऑटिज्म की जो बच्चे हैं, जिनकी मदर हैं, जिनके फादर हैं, आप जो हैं अकेले नहीं हैं, आप अपने बच्चे के लिए बैटल कर रहे हैं ताकि वो एक इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार सके।
और साथ में मैं कहना चाहूँगी जो आपके करीबी फैमिली रिलेटिव्स हैं, जिनके दादा नानी फुप्पा फुप्पी खाला जो आते हैं, वो इस बात को समझें, उन मदर फादर्स को एक्सेप्ट करें और उनको सोसाइटी में भी एक्सेप्ट कराएं, क्योंकि वो ऑलरेडी अकेले हो चुके होते हैं। आप उन्हें मज़ीद तन्हा ना करें। ये नहीं कि उनका बच्चा इस स्पेक्ट्रम का शिकार है तो आप उनको अपने फैमिली गैदरिंग्स में ना बुलाएं, उन्हें हर चीज़ से आउट कर दें। बिल्कुल ऐसा ना करें, क्योंकि वो मदर फादर ऑलरेडी बहुत थके हुए होते हैं। तो आप इस बात का ज़रूर ख्याल रखें। ये कहने को तो बहुत अजीब सी बात लग रही होगी, लेकिन जो मदर फादर, जो फैमिली इस चीज़ से सफ़र करती है, वो मेरी बात बखूबी समझ सकती है कि मैं क्या कह रही हूँ। और इस बात को, इस प्रोग्राम को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आपके कोई भी क्वेश्चन हो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। और आप मिस रवाल आगा से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको सेशंस वगैरह भी देती हैं। शी इज़ अ गुड साइकोलॉजिस्ट और बच्चों के हवाले से बहुत बेहतरीन काम करती हैं। हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।